नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट सेंट्रल में। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत की दिन भर की बड़ी खबरें बताते हैं। इसके अलावा कुछ दमदार स्टॉक्स और उसके पीछे की वजह पर भी फोकस करते हैं और साथ ही फोकस रहता है उन ट्रिगर्स पर भी जिन पर बाजार की नजर रहती है। तो चलिए कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल की पहली खबर। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपनी एंटरप्राइज बिजनेस डिवीजन एयरटेल बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। दरअसल एयरटेल बिजनेस के सीईओ अजय चितकारा ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि कंपनी के साथ 23 साल से थे। ये इस्तीफा 20 अगस्त से लागू होगा और इस इस्तीफे के बाद ही भारती एयरटेल ने एयरटेल बिजनेस की लीडरशिप टीम में बड़े बदलाव किए हैं। इस रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया के तहत एयरटेल बिजनेस को 3 बिजनेस और चैनल सेगमेंट्स में रीऑर्गेनाइज किया जाएगा और हर सेगमेंट का अपना खुद का यानी एक अलग हेड होगा। इन 3 सेगमेंट्स में ग्लोबल बिजनेस, घरेलू बिजनेस और नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर्स शामिल होंगे। आपको बता दें कि ग्लोबल बिजनेस का नेतृत्व वानी वेंकटेश, घरेलू बिजनेस का गणेश लक्ष्मी नारायण और नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर्स का नेतृत्व आशीष अरोड़ा करेंगे। सीईओ के इस्तीफे को मॉर्गन स्टैनली ने बड़ा कदम बताया है, पर यह भी कहा कि उनकी जगह लेने के लीडरशिप टीम मौजूद है। यही कारण है कि मॉर्गन स्टैनली ने इस शेयर पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ 870 रुपए का लक्ष्य दिया है। दूसरी खबर, देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों में से एक लुपिन वैल्यू अनलॉकिंग के लिए अपने कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया के तहत कंपनी अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई कारोबार के डीमर्जर पर विचार कर रही है। दरअसल लुपिन की ओर से यह फैसला अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा की ओर से अपने एपीआई कारोबार को ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में सफलतापूर्वक डीमर्ज करने के बाद लिया जा रहा है। मई 2019 में ग्लेनमार्क फार्मा ने अपने एपीआई कारोबार का ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में डीमर्जर कर दिया था, जिसकी शेयर बाजार में अगस्त 2021 में लिस्टिंग हुई थी। इस डीमर्जर की सुगबुगाहट के चलते बीते 3 महीने में लुपिन के शेयर में करीब 25% का उछाल आ चुका है और इस डीमर्जर की डिटेल्स को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। तीसरी खबर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को 492 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस और शोकॉज नोटिस मिला है। ये नोटिस जीएसटी का भुगतान ना करने के चलते डायरेक्टरेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई से मिला है। दरअसल ये मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी से जुड़ा है, जिस वजह से विवाद सामने आया है, जो पूरी इंडस्ट्री के लिए विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इस नोटिस पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का कहना है कि कंपनी ने सेवाओं के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, पर डीजीजीआई का मानना है कि कंपनी इन क्लेम्स के अयोग्य है। डीजीजीआई ने इस नोटिस के जरिए कंपनी से पूछा है कि उससे 492 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए। ये मामला जुलाई 2017 से लेकर जुलाई 2022 तक का है। आपको याद होगा कि कॉर्पोरेट सेंट्रल के सोमवार के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को 942 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिमांड नोटिस और शोकॉज नोटिस मिला है। इस मामले पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कहा कि कंपनी इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देने और मामले का मुकाबला करने के लिए उचित कदम उठाएगी। हालांकि कंपनी ने जांच के दौरान डीजीजीआई को 190 करोड़ की रकम पहले से ही जमा कर दी है। चौथी खबर, देश के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी से ऑडिटर और 3 बड़े अधिकारियों के इस्तीफे के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी सरकार का कंपनी मामलों का मंत्रालय हरकत में आ गया है और बायजूस पर कार्रवाई को लेकर आकलन कर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार बायजूस से खातों की जानकारी मांग सकती है। बायजूस पर ऑडिटर की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करने पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि इस मामले में बायजूस का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओर से कंपनी को कोई जानकारी नहीं मिली है। पांचवी खबर, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया को लेकर एक राहत वाली खबर सामने आई है। नकदी की दिक्कत से जूझ रही इस कंपनी की 3 से 4 प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ 20,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाने के लिए बातचीत चल रही है। ये जानकारी आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी के बड़े अधिकारियों के साथ हुई बैठक में साझा की गई है। हालांकि कोई समय सीमा पर बातचीत नहीं हुई है, पर डीओटी के एक बड़े अधिकारी ने वोडा आइडिया के टर्नअराउंड की भी उम्मीद जताई है। छठी खबर, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप यानी आरएमजी के नए हेड की नियुक्ति की है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने भर्तियों के लिए नए प्रमुख को नियुक्त कर लिया है। कंपनी के पुराने हेड ईएस चक्रवर्ती के छुट्टी पर जाने के बाद शिव कुमार विश्वनाथन को नए आरएमजी हेड के तौर पर नियुक्त किया गया है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 44वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इस कंपनी में हुए बड़े घोटाले को लेकर खुलासे के बारे में जानकारी दी गई थी। कंपनी के बड़े अधिकारी पर आरोप लगा है कि वो नौकरी दिलाने के बदले स्टाफिंग कंपनियों से सालों से मोटा कमीशन ले रहे हैं और ये कमीशन की राशि 100 करोड़ रुपए तक बताई गई थी। इन आरोपों के बाद कंपनी ने अपनी आरएमजी डिवीजन से
यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और भारत में कम से कम 15 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है और 8 स्टाफिंग कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। सातवीं खबर, एचडीएफसी बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को लेकर मंगलवार को बड़ा अपडेट सामने आया है और यह अपडेट मर्जर की तारीख को लेकर है। एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने बताया कि दोनों कंपनियों का मर्जर 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा, यानी 1 जुलाई से यह मर्जर लागू हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। इस मर्जर को मंजूरी देने के लिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड की 30 जून को बाजार बंद होने के बाद बैठक होगी। दरअसल एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर को सारी नियामक मंजूरियां मिल चुकी हैं। दीपक पारेख ने यह भी कहा कि दोनों कंपनियों की बोर्ड की अलग अलग बैठक होगी और एचडीएफसी लिमिटेड की ये आखिरी बोर्ड बैठक होगी। एचडीएफसी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री ने कहा कि 13 जुलाई को एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरों की एक्सचेंज से डी लिस्टिंग हो जाएगी और शेयर एचडीएफसी बैंक के टिकर के तहत कारोबार करेगा। आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल में इन दोनों कंपनियों के मर्जर की घोषणा हुई थी और मर्जर के बाद बनी नई कंपनी के पास करीब 18 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स होंगे। मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक में 100% हिस्सा पब्लिक का होगा और एचडीएफसी लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों के पास बैंक की 41% हिस्सेदारी होगी। एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारकों को हर 25 शेयरों के बदले में एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की, जहां पे काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझते हैं। पहली खबर, भारत, श्रीलंका और मालदीव्स में केएफसी, पिज्जा हट और टेको बेल के 400 से ज्यादा रेस्टोरेंट ऑपरेट करने वाली कंपनी सफायर फूड्स इंडिया के शेयर में मंगलवार को 4.25% तक का उछाल देखने को मिला। शेयर ने इंटरडे में 1449 रुपए का हाई छुआ। हालांकि उसके बाद शेयर में मुनाफा वसूली हावी हो गई और शेयर करीब 1.5% की ही मजबूती लेकर बंद हुआ। शेयर में उठापटक के पीछे वजह है शुरुआती कारोबार में हुई 30 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। माना जा रहा है कि सफायर फूड्स के भारतीय प्रमोटर WWD रूबी ने ब्लॉक डील के जरिए अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार इस कंपनी के भारतीय प्रमोटर की ब्लॉक डील के जरिए 30 लाख शेयर बेचने की योजना थी। इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 1345 से 1391 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। आपको बता दें कि इस कंपनी की शुरुआत सितंबर 2015 में इंडिया और श्रीलंका में केएफसी और पिज्जा हट के करीब 250 स्टोर्स के अधिग्रहण के साथ हुई थी। दूसरी खबर, वीजा और इमिग्रेशन से जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनी BLS इंटरनेशनल के शेयर में मंगलवार के कारोबारी सत्र में शुरुआती कुछ मिनटों में ही 5% तक का उछाल देखने को मिला। शेयर ने इंटरडे में 203 रुपए की ऊंचाई को छुआ था, जो कि 52 हफ्ते की ऊंचाई के बेहद करीब है, क्योंकि शेयर का 52 वीक हाई 208 रुपए 90 पैसे का है। इस उछाल के पीछे वजह है सब्सिडरी कंपनी के आईपीओ से जुड़ी खबर। दरअसल BSL इंटरनेशनल की सब्सिडरी कंपनी BSL ई सर्विसेज के बोर्ड की 26 जून यानी सोमवार को बैठक हुई थी, जिसमें आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी गई है। सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ आने की खबर से शेयर में उछाल देखने को मिला था। हालांकि शेयर ऊपरी स्तरों से हल्का होकर बंद हुआ, क्योंकि इस आईपीओ के साइज, प्राइस और बाकी डिटेल्स के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। तीसरी खबर, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज के शेयर में 5% के ऊपरी सर्किट पर कारोबारी सत्र की शुरुआत हुई। शेयर 475 रुपए 75 पैसे पर खुला और क्लोजिंग भी 5% के ऊपरी सर्किट पर ही हुई, जो कि शेयर का अब तक का उच्चतम स्तर है। ये लगातार तीसरा दिन है जब शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ है। दरअसल कर्ज की रीफाइनेंसिंग से जुड़ी खबर के चलते शेयर में मंगलवार को इतना उत्साह देखने को मिला। कंपनी ने 210 करोड़ रुपए के कर्ज की रीफाइनेंसिंग की घोषणा की है। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक इस कर्ज की रीफाइनेंसिंग से कंपनी के ब्याज लागत या ब्याज खर्च में सालाना करीब 4% की कमी होगी। आपको बता दें कि एक्सिस गेट्स ने दिसंबर 2022 में मिस्ट्रल नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया था, जिसके लिए ये कर्ज उठाया गया था। मिस्ट्रल के पास सेमीकंडक्टर, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जैसे कारोबार का अनुभव है। इस अधिग्रहण की शुरुआत 2017 में की गई थी और इसे कुल 4 चरणों में पूरा किया गया था, जिसकी वैल्यू 296 करोड़ रुपए की थी। चौथी खबर, बिरला ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर ने मंगलवार को 193 रुपए 30 पैसे की ऊंचाई को छुआ, जो कि करीब 5 साल का उच्चतम स्तर है। इंटरडे में शेयर करीब 6.5% उछला था और क्लोजिंग भी दिन की ऊंचाई के करीब ही देखने को मिली। दरअसल इस तेजी के पीछे वजह है कंपनी की ओर से लॉन्च किया गया QIP इशू, जिसके जरिए कंपनी शेयर बेचकर 1750 करोड़ रुपए की रकम जुटाना चाहती है। इस QIP इशू का फ्लोर प्राइस 175 रुपए 99 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि सोमवार की क्लोजिंग से करीब 3% के डिस्काउंट पर है। आपको बता दें कि 11 मई को कंपनी के बोर्ड ने कुल 3000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की घोषणा की थी, जो कि इक्विटी या डेट के जरिए एक से ज्यादा चरणों में होगा। इसी योजना के तहत कंपनी के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल इशू के जरिए
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप एंटिटी को 165 रुपये 10 पैसे के भाव पर 1250 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी थी, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के 29वें एपिसोड में जानकारी दी थी। इस प्रस्ताव के जरिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज को 1000 करोड़ रुपए के निवेश के बदले 6 करोड़ 6 लाख शेयर और सूर्य किरण इन्वेस्टमेंट्स को 1 करोड़ 51 लाख शेयर जारी किए गए थे, जिसके जरिए 250 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिली थी। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि शो को हम खत्म करें, चलते चलते आपको बताते हैं कि बुधवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 27 जून की जहां तक बात है तो यूएस के जून महीने के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े जारी हुए हैं। उनका असर यूएस के मार्केट्स और बाकी ग्लोबल मार्केट्स पर देखना काफी अहम होगा। 28 जून का दिन भारतीय बाजारों के लिए काफी अहम है, क्योंकि जून वायदा की जो मंथली एक्सपायरी है वो होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 29 जून को बकरीद के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। पहले ये 28 जून को बंद रहने वाले थे, लेकिन दिन के दौरान ये खबर आई कि अब जो छुट्टी है उसे शिफ्ट कर दिया गया है 29 तारीख को, यानी कि गुरुवार को, जिस वजह से बुधवार को ही वायदा बाजार की जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, वो इफेक्टिव होती हुई दिखेगी। साथ ही साथ रेन इंडस्ट्रीज, इस पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि वायदा बाजार में इस कंपनी का आखिरी दिन है, तो कैसे सौदे होते हैं इस पर बाजार खासतौर पे फोकस करेगा। सेबी की एक बहुत ही अहम बैठक भी होने वाली, जिसको लेकर 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बोर्ड बैठक में म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेंस रेशो है, TER है, उसको लेकर एक बड़ा फैसला आ सकता है, तो इसको बाजार काफी कीनली वॉच करेगा। BPCL पर भी नजर रखनी होगी। इनकी बोर्ड बैठक है जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। माना जा रहा है कि इसमें शायद एक राइट्स इशू भी एक विकल्प है जिसके ऊपर बोर्ड विचार कर सकता है। MCX के बोर्ड की भी बैठक होने वाली है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बोर्ड में विचार किया जा सकता है। क्या फैसला आता है, इस पर MCX का स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, ये देखना भी काफी अहम होगा। HBL पावर एक और ऐसा स्टॉक है जिसकी 2 प्रोडक्ट्स की हिस्सा बिक्री पर बैठक होने वाली है। बोर्ड में क्या फैसला आता है, इस पर HBL पावर का स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। IPO मार्केट की जहां तक बात है तो 2 IPO खुले हुए हैं। पहले तो आइडिया फोर्ज, इसके IPO का तीसरा दिन है। दूसरे दिन अगर आप देखें तो करीब 13.25 गुना के आसपास ये IPO भर चुका है। 638 से 672 रुपये इसका प्राइस बैंड है। काफी शानदार रिस्पॉन्स है। आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब होता है और उसके बाद लिस्टिंग कैसी होगी, देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। साइन DLM, इसके IPO का दूसरा दिन है। पहले दिन अगर आप 5 बजे की बात करें तो 2.5 गुना से ज्यादा ये IPO भी पहले दिन ही भर चुका है। इसका प्राइस बैंड 250 रुपये से लेकर 265 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। ग्लोबल इवेंट्स की जहां तक बात करें तो ECB के सेंट्रल बैंकिंग सम्मेलन में फेड चेयरमैन जेरम पॉवेल का संबोधन काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्या बोलते हैं वो ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर, महंगाई को लेकर, इकोनॉमी की स्थिति को लेकर, इस पर यूएस के मार्केट्स को नजर रखेंगे। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स का भी खास तौर पे फोकस रहने वाला है। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ दमदार एक्शन वाले शेयरों की भी जानकारी मिल गई होगी। तो बुधवार 28 जून को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ।